क्वेश्चन में कहा गया है कि एक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि एसोसिएशन कर रहा है तो फिर इसका फैक्टर बताइए। हमने एक एग्जांपल लिया जैसे 2H2O प्लस O2 गिव्स 2H2O। तो फैक्टर क्या होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। अब हम सब वैल्यूज पुट करेंगे, ऊपर में आएगा 2, वो नीचे में 2 + 1 2/3 0.66। ऊपर में 2 इसलिए आया क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है H2O का, यह हर केस के लिए ट्रू होगा। और रिएक्टेंट साइड में दो गो H2 है और एक O2 है जो कि 3 हो गया। तो फिर अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो स्टेटमेंट है गिवन है, एक को लेवल किया गया है असर्शन और दूसरे को लेवल किया गया है रीजन AR। तो फिर हमसे सिलेक्ट करना है कौन सा आंसर होगा करेक्ट वाला फ्रॉम द कोर्स के से A B C और D गिवन है हमें। तो असर्शन हो गया हमारा व्हेन NaCl को जब हम सब पानी में जो डालते हैं तब फिर वो डिप्रेशन दिखाता है फ्रीजिंग पॉइंट में। और रीज़न है इसका NaCl अंडरगोज डिसोसिएशन। रीज़न कह रहा है कि NaCl डिसोसिएशन दिखाता है पानी के अंदर। हाँ, तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं दोनों असर्शन रीज़न दोनों के दोनों ट्रू हैं और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A का। बी है ऑप्शन दोनों के दोनों ट्रू हैं और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A का असर्शन का। तो अब चलते हैं और भी बाकी दो ऑप्शन हैं C और D। C में है हमारा A असर्शन ट्रू है, असर्शन सही रीज़न गलत, और D में है रीज़न सही असर्शन गलत। अब पानी को अगर हम NaCl को हम पानी में डालें तो फिर Na+ और Cl- बनेगा, तो फिर इसका फैक्टर हो जाए। अब आते हैं इसकी पूरी अच्छे से एक्सप्लेनेशन पर। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? I वेंट ऑफ फैक्टर इंटू KF इंटू M। कॉन्स्टेंट KF कॉन्स्टेंट होता है जिस है यहाँ पर सॉल्वेंट वाटर, इसलिए KF वाटर कर लेंगे जो कि गलत लिखा हो। यहाँ पर 0.52 नहीं होगा, यहाँ पर 0.8 करके कुछ होता है। मोलारिटी दोनों केस को अगर हम से 1 लेके चलें या फिर कांस्टेंट मान लीजिए क्योंकि ये बदलेगा नहीं। अब वेंट फैक्टर टूटने के बाद दो स्पीसीज बन गए Na और Cl, और पहले एक था इसलिए 2/1 = 2 हो गया। यहाँ पर वेंट फैक्टर यहाँ 2 है तो फिर डिप्रेशन दिखाएगा, तो फिर जो वैल्यू है फ्रीजिंग पॉइंट का वो बढ़ जाएगा। जो चेंज इन वैल्यू है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हाँ, तो अब चलते हैं अगले तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन को हम सब पूरा लिखेंगे। इसके 3 पार्ट हैं। इसमें पहला पार्ट कहता है कि सेम टेम्परेचर पर कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन गैस का सॉल्युबिलिटी ज़्यादा क्यों होता है।
हाँ, तो हमने इसका आंसर सही से नहीं बता पाए थे। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। असर्शन तो सही है, रीजन भी सही है, मगर डिसोसिएशन करेगा काहे कि आयनिक कंपाउंड है NaCl, और वेंट ऑफ फैक्टर अगर रहता है तब ऑप्शन ए होता, मगर यहाँ ऑप्शन बी होगा। तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सोल्यूबल होता है ऑक्सीजन से एक टेम्परेचर पर, दोनों के दोनों सेम टेम्परेचर पर रख दिया जाए, तो फिर किसके पास ज़्यादा KH का वैल्यू होगा और क्यों। और जिसका दूसरा पार्ट है हाउ डज द साइज ऑफ ब्लड सेल का साइज क्यों बदल जाता है एक्वस सॉल्यूशन में, जिसका मास बाय वॉल्यूम दिया हुआ है 0.9%, अगर सोडियम क्लोराइड हो तब उस सॉल्यूशन में 0.9% मास बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन क्लोराइड सॉल्यूशन में क्या है बदल जाता है साइज ऑफ ब्लड सेल का। और तीसरा क्वेश्चन है एक मोलर एक्वस सॉल्यूशन लेंगे हम सब इलेक्ट्रोलाइट A2B3 का, जो कि 60% आयोनाइज्ड है, तो फिर इसका बताना है हम सबको बॉइलिंग पॉइंट, इसका Kb वगैरह दिया हुआ है गिवन, तो पहले पार्ट पर आते हैं। सेम टेम्परेचर रहेगा, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर हल्का सा ब्लड हो गया इसलिए माफ़ी चाहेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा सोल्यूबल है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। अब हम सब जानते हैं कि KH1 बाय सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। O2 के पास ज़्यादा वैल्यू होगा KH का, और KH की वैल्यू ज़्यादा है O2 में, इसलिए सॉल्युबिलिटी O2 की कम है। हाँ, तो फिर इसमें हम सब कॉन्सेप्ट क्या चीज़ ज़रूरत पड़ेगा ये हम लिख दे रहे हैं ताकि आसानी हो आप सबको बाद में रीजन करें। हेनरी लॉ, जहाँ पर हेनरी लॉ कहते हैं कि हेनरी साहब कहते हैं कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस वेपर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, NCERT की लाइन है वो। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ पर ब्लड सेल को अगर हम सब डालेंगे तो फिर वो श्रिंक कर जाएगा, काहे 0.9% मास बाय वॉल्यूम NaCl एक्वस सॉल्यूशन में, काहे कि वाटर जो है एब्जॉर्ब कर लेगा NaCl ब्लड सेल में से, इसलिए वो श्रिंक कर जाएगा। अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर, जहाँ पर डेल्टा टीवी का हम सब निकालना है। डेल्टा टीवी का इनको हम सब जानते हैं वेंट ऑफ फैक्टर इंटू Kb इंटू M, यहाँ पर Kb का वैल्यू 0.52 जो कि क्वेश्चन में गिवन है, मोलालिटी 1 है, M बराबर 1 हो जाएगा। 60% आयोनाइजेबल मतलब अल्फ़ा इज द डिग्री ऑफ अल्फ़ा का वैल्यू 0.6 होगा। अब यहाँ से हम सब आयन वेंट ऑफ फैक्टर आई निकाली जो कि 3.4 है। अब डेल्टा टीवी कैलकुलेट कर लिया हम सब, डेल्टा टीवी आया हमारा 1.765, और डेल्टा टीवी हम सब जानते हैं सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट में से घटाएंगे सॉल्वेंट का तब आता है, तो फिर हम सब इससे सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकाल लिया। अगर तो फिर इस क्वेश्चन से हमें पता चला कि हाँ, और एक और बात, वेंट ऑफ फैक्टर अगर 100% आयोनाइजेशन है तो फिर अल्फ़ा का वैल्यू 1 होता है, तो फिर 0.6 60% आयोनाइजेशन है तो फिर 0.6 होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, जहाँ पर वेपर प्रेशर हमें A और B का दिया हुआ है, प्योर वेपर प्रेशर है 25% डिग्री सेल्सियस पर है। A का है 75 mmHg और B का 25 mmHg, और हमसे पूछा है कि A और B को जब मिला दिया तो फिर मोल फ्रैक्शन A का है लिक्विड फेज में 0.4, और तो फिर बताइए हम सब वो मोल फ्रैक्शन B का वेपर फेज में। यहाँ पर फेज इम्पोर्टेंट है कि किस फेज में पूछा है, तो फिर अब हम सब गिवन वगैरह डाटा लिख लेते हैं। P0 A
रिप्रेजेंट किया जाता है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए 75 mg, P0 भी प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी 25 mg, मोल फ्रैक्शन है 0.6, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा 0.6 का, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0.4, तो फिर 0.6 हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का है कि हम सब जानते हैं दोनों के मोल फ्रैक्शन जुड़ने के बाद 1 आएगा। तो फिर अगर हम चलो मान लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी वेपर फेज में YB है, तो फिर अब यहाँ से निकालने की प्रक्रिया चालू करते हैं। टोटल वेपर प्रेशर क्या हो, टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर क्या होगा, तो फिर ऐसे हमने निकाल लिया P0 x का ये P0 B का ये इनके जरिए कैलकुलेट कर लिया हमसे, ये सॉल्यूशन फेज हो। अब आते हैं वेपर फेज में। वेपर फेज में जो टोटल वेपर प्रेशर है और उसको हम सब उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करें तब जाके आएगा हमारा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। अब हम सब वाई निकालने के लिए हम सब लिक्विड के वेपर प्रेशर बी से टोटल को डिवाइड करें तब आ जाएगा 0.333। यहाँ पर कैलकुलेशन किया हुआ है, देख सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफाइन कीजिए और कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रेफर किया जाता है मोलर मास डिटरमिनेशन के लिए फॉर मैक्रोमोलिक्यूल्स जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उन प्रॉपर्टी को कहा जाता है जो कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करना है कि उनके नेचर पर, और ऑस्मोटिक प्रेशर को प्रेफर किया जाता है मोलर मास डिटरमिनेशन के लिए। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है I/C/R, जहाँ पर C है मोलरिटी, R है गैस कांस्टेंट, T है टेम्परेचर और I है हमारा वेंट फैक्टर। और I को हम सब ऑस्मोटिक प्रेशर को ऐसे भी ले सकते हैं। मोलालिटी का फॉर्मूला हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वो आप देख सकते Y इक्वल मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड ग्लूकोज नॉट आइसोटोनिक। 2024 का ये भी सवाल है। और हम सब जानते हैं कि अगर दो सॉल्यूशन है 1 और 2, दोनों की ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू अगर सेम हो गया तो फिर दोनों को ऑस्मोटिक कहा जाएगा। चलिए तो फिर देखते हैं ग्लूकोज और NaCl में। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ये कभी डिसोसिएशन नहीं करता है पानी। और NaCl के सेल डिसोसिएशन करता है 2 में, Na+ और Cl- में। जब कुछ नहीं डिसोसिएशन करता है तो फिर 1 हो जाएगा इसका, और वो 2 में टूट जाता है तो फिर इसका 2 हो जाएगा। वेंट फैक्टर जैसे निकालने के लिए बताएं तो वैसे ही निकाले हैं। हाँ, तो हमने दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, एक को 1 और 2 मान लेते हैं C। अगर हम सेम कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर लेके जाए तो फिर C1 बराबर C2 हो जाएगा, R1 बराबर R2 और T1 बराबर T2 हो जाएगा। तो फिर सिर्फ I1 और I2 पर प्रेफर करेगा रहेगा। तो यहाँ पर I1 और I2 बराबर नहीं है, काहे कि दोनों के दोनों वेंट फैक्टर हैं NaCl और ग्लूकोज के। NaCl का 2 है और ग्लूकोज का 1 है, इसलिए नहीं हो